हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। शुभ संध्या सभी को। आज आइए फ्रेंड्स, आपका टाइम हो चुका है। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। पढ़ाई कैसी है आप लोगों की? आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं? क्लासेस तो हो रही है, तो आप लोग को भी अपडेट रहना होगा, क्योंकि हमारा जो टारगेट है 90% ले आने का, वो बिना पोटेंशियल के लगाए नहीं आने वाला है। आप चाहते हैं कि वो चीज़ आपको मिले, तो अपनी वहाँ पर आपको पूरी हिम्मत के साथ आपको वर्क करना होगा, मेहनत करनी होगी। एक सेमेस्टर आप बहुत अच्छे से परफॉर्म अगर कर ले गए और सारे बच्चे पास हुए, बढ़िया रिजल्ट लेकर आए, तो आप सेकेंड टर्म में इतनी ही मोटिवेशन से प्लस पॉइंट लेकर अच्छा अचीव करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको पहले हार्ड वर्क करना होगा, तब सारी चीज़ें आपको अप टू डेट टाइम पर और बहुत अच्छी मिलती जाएंगी और आप आगे बढ़ते जाएंगे। आइए बात करते हैं आज की इस क्लास की। आप जुड़े हैं शानी क्लासेस साथ। मैं हूँ शालिनी। हम लोग डेली मिलते हैं 4 बजे शाम को और 5 बजे क्लासेस हो रही हैं। आपके 8 प्लेस बनी हुई है, 8 सब्जेक्ट है आपके डीलेट फर्स्ट सेमेस्टर में, और ये जो डिस्कस हो रहा है कोर्स यूपी डीलेट का है। अगर आज पहली बार आप यहाँ पर आए हुए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम का लिंक आपको हर एक वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिलेगा। अगर आपको नहीं दिक्कत हो रही है, तो आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं शानी क्लासेस, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन करके जुड़े रह सकते हैं। उसके लिए आपको क्या होगा, आपको पीडीएफ भी बहुत सारे जो आपके जो टीचिंग से संबंधित है वो आपको शेयर किए जाएंगे, और भी मैथ के जो शेयर किए जाते हैं वो शेयर होते हैं, वहाँ पर रखे हुए हैं, आप ले सकते हैं। कोई न्यूज़ होती है तो वो सारी चीज़ें आपसे वहाँ पर शेयर की जाएगी, जो मैं यहाँ पर आपसे नहीं कर सकती हूँ। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं एक नया चैप्टर, जो कि है बाल विकास का अधिगम वक्र क्या होता है। ये आपके टॉपिक में दिया गया है, इसको मुझे पढ़ाना है। एक नया चैप्टर है, बढ़िया चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, प्रश्न भी आता है और समझने में बड़ा आसान है। तो चलिए फिर शुरुआत कर रहे हैं नए चैप्टर की। बाल विकास के कोर्स को हमें लेकर चलना है, हर एक बात आपको बताई जाएगी। शिक्षण अधिगम का जो आपका जो सिलेबस था वो ओवरऑल ओवर हो चुका है, उसमें कुछ बचा नहीं है। एक बहुत माइन्यूट सा टॉपिक है, जिसकी मैं आपको इमेज जो है वो आपको टेलीग्राम पर सबके लिए दे दूंगी, तो वो लोग आप लोग देख लेना, और क्वेश्चन जब कराएंगे तो हम बता देंगे उसको। तो जो आपका शिक्षण अधिगम खत्म है, बाल विकास पर हम लगे हुए हैं, तो इसको भी हम जल्दी से जल्दी ओवर करके प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं फिर क्या है अधिगम का वक्र क्या होता है। नाम तो आप यहाँ पर अधिगम का जो एक शब्द है उससे अवगत है ही है। वक्र का मतलब यहाँ पर आप चक्र समझते हैं, साइकिल समझते हैं, वो चीज़ है। तो चलिए जानते हैं क्या है। बढ़िया टॉपिक है बाल विकास का। ये देखते हैं यहाँ पर एक एक चीज़ों को। जिन्हें फ्रेंड्स को नोट्स वगैरह लेनी होगी, टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट करिए, वहाँ पर राज सर आपको नोट्स वगैरह मिल जाएगी। आइए बात करते हैं, पहले मीनिंग को जानेंगे, जो मतलब है, जो अर्थ है। पहला शब्द, सबसे पहले जो लाइन है वो ये है, अधिगम। जो यहाँ पर दिया गया है, इसका सामान्य अर्थ, एक जनरल वे में अगर हम अर्थ की बात करते हैं, तो अर्थ होता है सीखना, लर्न करना, सीखना, ज्ञान अर्जन करना। तो अधिगम का अर्थ से प्रश्न कभी कभी बहुविकल्पी पूछा गया है कि अधिगम का अर्थ क्या होता है। तब ये ध्यान रखें कि बहुविकल्पी 1 नंबर का प्रश्न है। जैसे हमने शुरुआत की, 1 नंबर का प्रश्न हमको मिल गया। अधिगम की गतिक प्रक्रिया का एक निश्चित पैटर्न के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है। अधिगम की जो गति होती है, क्योंकि अधिगम का मतलब है सीखना, हमारी जो सीखने की गति होती है, जब हम उसको एक निश्चित पैटर्न के रूप में व्यवस्थित करके अरेंज करते हैं या कहीं दर्शाते हैं, किसी ग्राफ पे, किसी पेपर पर बना कर रखते हैं, वही होता है अधिगम का वक्र। अधिगम प्रक्रिया को निश्चित पैटर्न के रूप में व्यवस्थित करने को अधिगम का वक्र कहते हैं। ये एक सिंपल सी परिभाषा है, जो आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं, याद रख सकते हैं। आपको प्रश्न बनेगा 2 नंबर का कि अधिगम का वक्र किसे कहते हैं, अधिगम का वक्र क्या होता है, तब आप कहेंगे या बताएंगे या लिखेंगे बहुत आसान के शब्दों में कि अधिगम प्रक्रिया को निश्चित पैटर्न के रूप में व्यवस्थित करने को अधिगम वक्र कहते हैं। अधिगम का मतलब होता है सीखना, तो हमारे सीखने की जो गति होती है, गतिक प्रक्रिया मतलब, क्योंकि हम जब सीखते हैं तो छोटा बच्चा भी सीखता है, तो अब छोटे बच्चों को काखा काखा सिखाया था, तो उसको काखा काखा सिखाने में 1 महीना 1 साल लग जाता है छोटे बच्चे को। लेकिन अभी आप अगर भूल रहे हैं, तो आपको 1 घंटा भी नहीं, 5 मिनट लगेगा आपको सिखाने में। आप कोई चीज़ भूल रहे हैं, या ऐसे कोई चीज़ है, छोटे बच्चों को वही चीज़ सिखानी होती है तो उसको 1 महीने का टर्म लगता है, आपको वही चीज़ सिखानी होती है तो 1 दिन का समय लगता है। तो दोनों ने सीखा, उस बच्चे ने भी सीखा और आपने भी सीखा। फ़र्क क्या है, एक तो उम्र का फ़र्क होने की वजह से उस बच्चे ने 1 महीने में सीखा और आपने उसको 1 दिन में सीखा। तो दोनों के सीखने की गति को जब हम एक किसी ग्राफ पे बनाकर रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं,
या ग्राफ में उसका व्यवस्थित कलेक्शन का एक समूह रखते हैं, उसको हम वक्र कहते हैं। अधिगम का वक्र कहते हैं, यानी कि जो हमारी सीखने की सीढ़ी है वो तेज चल रही है, धीरे चल रही है, रुक गई है, मंद है, क्या है, उससे संबंधित जो भी हमें समस्याएं आती हैं उससे रिलेटेड हम उसके लिए वहाँ पर क्या करते हैं, वक्र बनाते हैं, और जिसको हम एक ग्राफ के पेपर पे या चार्ट पेपर पे बनाते हैं, दर्शाते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारे सीखने की गति जो है वो किस रूप में चल रही, तेज चल रही, मंद चल रही, धीरे चल रही है, कैसी हो रही है। ये जो वक्र है छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा बनाया जाता है ताकि उनकी प्रोग्रेस किस तरीके से हो रही उसको जाना जा सके, क्योंकि बड़े तो हम बड़े की जो प्रोग्रेस है वो समझ में आई है और बता भी सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चे अपनी बात को नहीं एक्सप्रेस कर सकते, तो हम कुछ इस तरीके से उनकी बात को जान पाते हैं। ये है अधिगम का वक्र, हमारे सीखने की जो सीढ़ी होती है उसके बारे में हमको जानने के लिए हम कुछ चीज़ें इंडिकेट करके रखते हैं, वहीं ये यहाँ पर ग्राफ पेपर के रूप में है। अब आइए आपको दो परिभाषाओं से मुलाकात करवा दी हूँ। स्किनर साहब का नाम तो आपने सुना ही होगा। अब परिभाषा यहाँ पर क्या इन्होंने बोली है, इन्होंने अपने मतलब अपने लिए बोला कि अधिगम का वक्र किसी दी हुई क्रिया में उन्नति या अवनति के वर्ग अंकित कागज पर उसका विवरण है। देखो, मैं फिर पढ़ रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि स्किनर साहब ने बोला कि अधिगम का वक्र वह एक ऐसा वक्र होता है जो दी हुई कोई क्रिया है, हमको कोई काम दिया गया है, उसमें कितनी उन्नति हो रही है, उन्नति और अवनति दोनों एक ही चीज़ में, कितनी अवनति हुई, किस रफ्तार से चल रहा है, कितनी ग्रोथ हुई, कहाँ तक पहुँचा, जब उस वर्ग को हम कागज़ पर अंकित करके उसका विवरण करते हैं तो उसको हम अधिगम का वक्र कहते हैं। पहले हम यहाँ तक सीख रहे थे, ठीक है, फिर हमने यहाँ तक सीखा, फिर हमने यहाँ तक सीखा, फिर हमने यहाँ, तो ये क्या बन गया, एक ग्राफ बन गया कि हमने कितने दिन, यहाँ पे दिन है, यहाँ पे समय है, तो उससे एक इंटरवल पता चलता है कि हमने कितने दिन में और कितने टाइम पर यहाँ तक पहुँचने का प्रयास किया। तो ये क्या है, अधिगम का वक्र कहलाता है, जो कि स्किनर साहब बहुत सिंपल तरीके से हमसे बता रहे हैं। अगर हम दूसरी बात कर लेते हैं तो एक साहब और है, उनका नाम है अलेक्जेंडर। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा कि जब आंकड़ों को वर्ग अंकित कागज पर अंकित किया जाता है तो एक वक्र बन जाता है, उसको हम अधिगम का वक्र कहते हैं। क्लियर है, बहुत सिंपल है। अलेक्जेंडर साहब की भी परिभाषा काफ़ी अच्छी है कि जब हम आंकड़े, आंकड़े का मतलब डाटा है, हमारी वही प्रोग्रेस की रिपोर्ट है कि हम 0.5 बढ़े, 2.5 बढ़े, तो जब आंकड़ों को वर्ग अंकित करने पर कागज़ पर जब उसको प्रिंट करके या बनाते हैं करते हैं, जो वक्र बन जाता है उसको हम अधिगम का वक्र कहते हैं। बहुत साधारण सी परिभाषा, बहुत छोटू सा टॉपिक है, जिनको हम आराम से पढ़ के अच्छा प्रश्न बनता है और लिख सकते हैं। तो यहाँ तक बात क्लियर हुई, कुछ चीज़ें क्लियर हुई। चलिए फटाफट फिर आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं वक्र के प्रकार कितने होते हैं। तो फ्रेंड्स, अधिगम के वक्र के प्रकार कितने होते हैं, तो 4 प्रकार होते हैं। ये 4 संख्या के रूप में भी पूछ सकता है या लिखने को भी आ सकता है कि 4 होते हैं, तो दोनों लिए आप तैयार रहना। याद करके रखिए कि अधिगम के वक्र के जो प्रकार हैं वो कितने हैं, 4 हैं। चलिए आइए बात करते हैं जो प्रकार हैं वो कौन से हैं। तो पहला है सरल रेखी वक्र। क्या है, पहला है सरल रेखी वक्र, दूसरा है उन्नतोदर वक्र, आप भी बोलिए उन्नतोदर वक्र, तीसरा है नतोदर वक्र, चौथा है मिश्रित वक्र। यही 4 वक्र के हैं, अधिगम के वक्र के प्रकार हैं, जिनके बारे में हम डिटेल पर फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चल रहे हैं हम आगे बढ़ने। यहाँ तक जिसको नहीं समझ में आया, एक दो बार देखिएगा वीडियोस, आपको समझ में आ जाएगा। फटाफट पहले जाइए क्लास को लाइक करके आइए कि समझ में आएंगी आपको तुरंत। फटाफट, आप लोग लाइक नहीं करते इसीलिए आप लोग को समझ में नहीं आता है। समर्थन नहीं होगा तो कार्य कैसे बढ़ेगा। चलिए फिर शुरुआत कर रहे हैं कि टॉपिक को जानेंगे, जो प्रकार है इनकी भी पूरी डिटेल डिस्कस करेंगे, सारी बातें आपको बताएंगे, कोई प्रॉब्लम आपकी फंसने नहीं वाली है। चलिए आइए बात करते हैं। एक सिंपल सी परिभाषा है जो आपको प्रश्न लिखने को आएगा और एक फिगर भी बनाने को आएगा। ये प्रश्न बढ़िया इसलिए होता है कि हमको प्रश्न पूछता है, हम छोटी सी परिभाषा लिखते हैं, एक बड़ा सा फिगर बना देते हैं, पूरा पेज भी भर जाता है और बात भी क्लियर हो जाती है और हमें नंबर भी मिल जाता है। तो पहला जो वक्र था वो था, नाम था सरल रेखी वक्र। सरल मतलब सिंपल, रेखी मतलब एकदम लंबी सी लाइन, वक्र मतलब आप जान ही रहे हैं। अब इसकी परिभाषा क्या है, देखो, सरल रेखी वक्र में अधिगम की गति एक समान होती है, अतः इस प्रकार के अधिगम को हम सरल रेखी वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये अब मैं आपसे पूछूं कि सरल रेखी वक्र क्या होता है, तो आप मुझे कहेंगे मैम एक ऐसा वक्र जिसमें अधिगम की जो गति होती है, जो चलने की स्पीड होती है,
वो एक समान होती। मतलब अगर यहाँ पे बंदा शुरू कर रहा है, उसका घर यहाँ पर, उसका स्कूल यहाँ पर, यहाँ से उसको यहाँ तक जाना है, ठीक है। अगर वो बंदा यहाँ पर 100 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है तो इसी स्पीड से कॉन्टिन्यूस वो चलता जाएगा। तो यानी कि क्या हुआ कि जो अधिगम हुआ वो एक गति पे यहाँ पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो चल रहा है। तो यहाँ पर जितनी स्पीड से उसने स्टार्ट किया उतनी ही स्पीड से वो जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो गति है, उसकी स्पीड है, वो समान है। इसी को क्या कहते हैं? अधिगम के सरल रेखीय वक्र कहते हैं। जैसे मैं इसका एक चित्र दिखाऊं तो आप बहुत अच्छा समझ पाएंगे। ये है अभ्यास, ठीक है, और ये है सीखने की गति। आप देख रहे हो कि यहाँ जैसे शुरू हुआ एकदम सीधा जा रहा है, एकदम ना इधर हो रहा है ना उधर हो रहा है, ना रुक रहा है ना घट रहा है ना कुछ हो रहा है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रहा है। तो ये कैसा है? सरल रेखीय वक्र कहलाता है, क्योंकि इसके चलने की जो गति है, जो स्पीड है, वो एक समान है। इसका अधिगम का जो वक्र बन रहा है वो एक यहाँ से लेके यहाँ तक एक दिशा में और एक जैसा बन रहा है। तो यही परिभाषा बोली गई कि सरल रेखीय वक्र में अधिगम की गति एक समान होती है। जिस अधिगम के वक्र में गति एक समान होती है उसको हम सरल रेखीय वक्र कहते हैं। तो मैंने आपको परिभाषा भी बताई और एक सिंपल सा चित्र भी दिखाया कि अगर प्रश्न आता है तो आप छोड़कर बिल्कुल नहीं आएगा, बनाइएगा और फ्री के नंबर लेके आइएगा। तो ये हो गई ना बात, ये अच्छा टॉपिक है। मैंने इसीलिए बोला था कि बहुत ही मस्त टॉपिक है कि सिंपल तरीके से आप सीख जाओगे। क्लियर फ्रेंड्स? एक वक्र आपका क्लियर हो गया, एक प्रकार आपको समझ में आया। आगे बढ़ते हैं दूसरा। दूसरा है उन्नतोदर वक्र। आप चलिए बताती हूँ क्या होता है उन्नतोदर वक्र। देखो, इस प्रकार के वक्र में सीखने की गति शुरुआत में तीव्र होती। तीव्र मतलब तेज होती। जब सीखते हैं हम कोई चीज़ तो बहुत जोश में, जोशीलेपन के साथ अपनी पूरी एनर्जी लगाकर सीखते हैं, एकदम स्टार्टिंग में जोश दिखाते हैं। और उच्चतम बिंदु पर जब हम हाईएस्ट पीक पॉइंट पर पहुंचने वाले होते हैं या पहुंचने के पश्चात सीखने की गति एकदम मंद हो जाती है, मंद होना शुरू हो जाती है। तो जब इस तरह का कोई वक्र बनता है तो हम उसको उन्नतोदर वक्र कहते हैं। मतलब यहाँ पर क्या कह रहा है, ये आप फिगर देखो, ये यहाँ पर सीखने की गति थी, ये अभ्यास था। अब यहाँ पर बहुत तेज थी, एकदम हाई थी, लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर जा रही है आप देख रहे हो बेंड हो रही। तो यही कह रहा है कि जब सीखने की गति शुरुआत में एकदम तेज होती, एकदम तीव्र होती है, काफ़ी रफ्तार में होती है, और जब हम ऊपर के बिंदु पर पहुंचने वाले ही होते हैं, पहुंच रहे होते हैं, लेकिन वो वहीं पे मुड़ना शुरू हो जाती है। तो ये एक उल्टा वक्र बनने लगता है, जिसको हम उन्नतोदर वक्र कहते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो स्टार्टिंग में आप देखेंगे शुरू में बात करते हैं, अरे बहुत तेज था, उस समय तो क्लास में टॉप करता था, उसको अवार्ड्स मिलते थे, ये होता था वो होता, और बाद में वो बच्चा एक नंबर का बेकार बंदा निकल गया। तो वही चीज़ है कि चर्चाएं होती हैं। तो स्टार्टिंग में तो बड़ा तेज था, तो स्टार्ट में उसने जोशीलेपन में बहुत कार्य किया, सीखा, या जो भी रहा हो, छोटी क्लासेस चीज़ें थी, जैसा भी था। तो कुछ ऐसा सीन है। या कोई लोग ऐसे होते हैं, जैसे हम भी कोई काम का हमारा इसमें मन नहीं है, कुछ भी है, हमारा कभी कभी होता है कि हम भी बड़े जोश से चलो करते हैं चलो करते हैं, और बाद में करते करते ऐसे की तैसी हो जाती है, और जब हम ऊपर पहुंचते हैं तो एकदम डिमोटिवेशन भर जाता है और हम थक जाते हैं कि नहीं करना है, नहीं हो पाएगा। तो वही हमारा फिर वक्र क्या होता है, हमारा ये वक्र खराब होने लगता है। इसी को हम क्या कहते हैं? उन्नतोदर वक्र कहते हैं। फ्रेंड्स, दो प्रकार मैंने अभी तक बताया, दोनों के चित्र आपको दिखाए, और बहुत अच्छा टॉपिक है जो फ्री के नंबर आपको हर बार दिलाता है, और हर बार एक प्रश्न जरूर आता है इस टॉपिक से। तो ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं कोई भी लोग। चले आगे बढ़े इसी के साथ। यहाँ तक की कुछ बातें आपको क्लियर हुई, समझ में आया या नहीं आया, आप बताइए। मुझे उम्मीद है कि सभी को समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी। बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पर अभी तक आपको बताई, शेयर की। अच्छा टॉपिक है, समझ में आ रहा होगा होपफुली, आशा तो यही है मुझे। आगे बढ़ते हैं, चलिए तीसरा देखते हैं। तो तीसरा है नतोदर अधिगम वक्र। ये क्या है ये जानते हैं। इस प्रकार के अधिगम के वक्र के आरंभ में सीखने की गति मंद हो जाती है और उसके पश्चात धीरे धीरे सीखने की गति तीव्र होना शुरू हो जाती है। वह उच्चतम स्तर की ओर बढ़ती है और सीखने के इस प्रकार के वक्र को नतोदर वक्र कहते हैं। ये जो वक्र होता है ये काफ़ी अच्छा वक्र कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये उन्नतोदर का एकदम अपोजिट होता है। उन्नतोदर वक्र में क्या होता है कि हम शुरुआत में बहुत तेज से सीखते हैं, और जब हम ऊपर पहुंचने वाले होते हैं हम बेंड हो जाते हैं, झुक जाते हैं। लेकिन इस वक्र में क्या होता है कि ये हम शुरुआत से ही धीरे से चलते हैं, और धीरे धीरे चलते चलते ऊपर ही जो एकदम पीक का पॉइंट होता है वहाँ पे धीरे धीरे प्रयास करके पहुँच जाते हैं। तो ये कह सकते हैं कि मनुष्यों के लिए ये वक्र काफ़ी बढ़िया साबित हुआ है, क्योंकि अगर हम इस तरीके से फॉलो कोई चीज़ कर रहे हैं तो बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। ये कह सकते हैं कि ये उन्नतोदर वक्र जो होता है ना, खरगोश चलता है, जो कि कभी जीतता नहीं है। हमेशा आपने सुना है कि खरगोश हमेशा हारा है और कछुआ ही जीता है।
तो ये कुछ बच्चे भी ऐसे होते हैं खरगोश की तरह चलते हैं। तो ये वाला जो वक्र है ये खरगोश के लिए है, एकदम फिट बैठता है रैबिट के लिए कि बहुत तेजी में आगे 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 चलता है और बाद में वो हार जाता है। इसी का अपोजिट जो है वो उन्नतोदर वक्र होता है, इसमें कछुआ चलता है और कछुआ हमेशा धीरे 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 करके चलता है और लास्ट में वो एकदम पीक पे पहुंच जाता है। क्लियर है ये बात? यहाँ तक समझ में आ रही है आपको? आपको इस फिगर से जो ग्राफ से क्या समझ में आया कि दोनों में से कोई एक याद रखो, चाहे उन्नतोदर याद रखो चाहे नतोदर, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, भूलना नहीं, एकदम सिंपल है फिगर। और सारे फिगर जितने भी सबके हैं वो ग्राफ में अगर प्रश्न आता है तो परिभाषा लिखो और बना दो सिंपल तरीके से। अब आगे आ जाओ, लास्ट वाला जो मिश्रित है, मिश्रित का मतलब मिक्सड होता है, ये हम जानते हैं। इस प्रकार के अधिगम में वक्र उन्नतोदर और नतोदर दोनों के अधिगम वक्र की तरह होता है। इसमें दोनों जो नतोदर में क्वालिटी है और उन्नतोदर में है वो दोनों मिलती है। अर्थात ये कह सकते हैं इस प्रकार के अधिगम वक्र में शुरुआत में अधिगम की गति तीव्र होती है या मंद भी हो जाती है, अंत में अधिगम की गति जो है मंद और तीव्र दोनों हो सकती है। मतलब ये एक ऐसा वक्र होता है मिश्रित वक्र, इसीलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि इसमें नतोदर और उन्नतोदर का जो गुण था वो उसमें देखने को मिल सकता है। कभी कभी ये तेज होता है तो धीमा हो जाता है, धीमा होता है तो तेज हो जाता है। तो ये है मिश्रित वक्र। तो आप ये जान सकते हैं कि मैंने आपको यहाँ पर चारों वक्र के बारे में बताया और मिश्रित वक्र का जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके का है। पहले देखो धीमा हुआ, यहाँ पे धीमे से फिर तेज हुआ, फिर धीमा हुआ तेज हुआ, तो ये कुछ इस तरीके की साइकिल बनाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हम यहाँ पर चारों प्रकार आपको बताया, चारों आपसे शेयर किया, आपको चारों बनाने को कोई एक ना आएगा और एक में जो आएगा उसका फिगर बना देना, उसकी सिंपल सी परिभाषा आप वहाँ पर लिख देना। क्लियर है यहाँ तक? तो सिंपल सिंपल बातें मैंने आपको समझा दी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ें हैं। थोड़ा सा टॉपिक और है जो इनसे संबंधित प्रश्न आता है लिखने को, वो जानते हैं। कह रहा है कि अधिगम जो पठार के कारण क्या होते हैं। पठार का मतलब मैं आपको बताना चाहती हूँ, पठार का मतलब होता है बाधा या रुकावट। ध्यान से सुन लो, पठार का मतलब होता है बाधा या रुकावट। जो ये ग्राफ यहाँ पर आपका देख रहे हो कि पहले धीरे स्टार्ट हुआ, फिर तेज हुआ, फिर धीरा हुआ, तो यहाँ पर क्या रीज़न होता है कि धीरे हो जाता है। जब कोई कार्य हम करने की शुरुआत करते हैं, जब जैसे हम कोई कार्य करने की शुरुआत करते हैं तो हमने आज कार्य किया बहुत जोश में किया, आज हम करके देंगे, एकदम कर देंगे, लेकिन क्या होता है शाम होते 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 हम बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर रीज़न क्या निकला, हम थक गए, भूख लग गई, खाने को नहीं मिला, वो एक ही दिन में कितना करें, ये है वो है, 23 के रीज़न इतने होते हैं वो हम बताने बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो रीज़न हम बताते हैं ना, यही होता है पठार। हमारे जो इतने रीज़न निकल के आते हैं, जो बाधाएं वो आती हैं, वो पठार कहलाती हैं। तो अगर ये हमारा जो पठार है ये हमारे साथ आए ही ना, जो ये सारे ग्राफ मुड़ रहे हैं, अगर ये पठार आए ही ना, बीच में कोई बाधा क्रिएट ही ना हो, तो हम तो अच्छे से कर ले जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। तो वो पठार क्या कारण है वो आपको प्रश्न लिखने को आएगा कि अधिगम के पठार के कारण क्या होते हैं। तो 2 कारण आपको बताने हों। ठीक है, समझ पा रहे हैं? अधिगम के पठार के कारण क्या होते हैं, अधिगम का पठार क्या होता है। तो अधिगम का पठार का मतलब है कि जब हम कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, तो उसमें जो बाधा आती है, जो बाधा उसमें उत्पन्न होती है, उसको हम कहते हैं अधिगम की रुकावट, अधिगम की बाधा। अब वो कारण क्या होता है वो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। तो पहला कारण है प्रेरणा का अभाव। जब आपके मन में कोई मोटिवेशन नहीं रहेगा, उस कार्य को करने की कोई प्रेरणा नहीं रहेगी, तो वो एक पहला रीज़न है। उचित प्रेरकों के अभाव में सीखने में पठार आ जाता है। हमारे पास एक अच्छा प्रेरक नहीं है, कोई मतलब मोटिवेशन नहीं है, इंस्टिंक्ट नहीं है, ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है, तो थोड़ी देर आप करेंगे फिर आप बंद कर देंगे। तो एक कारण ये हो गया। दूसरा कारण है इंटरेस्ट नहीं आ रहा, आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं, सीखते या सिखाने में, बालक उस कार्य में कोई रुचि ही नहीं ले रहा है, तो पठार अपने आप आ जाएगा। इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप कितनी देर सिखाओगे किसी को। तो दूसरा कारण ये हो गया। कार्य की गहनता, कोई डीप नॉलेज नहीं है। प्रारंभ में कोई क्रिया सरल होती है, बाद में क्रिया कठिन हो जाती है। हम जैसे कोई कार्य करते हैं तो शुरू में हमें लगता है बहुत आसान है, कर लेंगे, लेकिन जब बाद में एक लेवल बढ़ते जाते हैं तो उसका लेवल बढ़ता जाता है, तो वो चीज़ें टफ होती जाती है और हमको उसकी नॉलेज नहीं रहती, कोई हेल्प करने वाला नहीं रहता, फिर हम उस चीज़ को वहीं पर छोड़ देते हैं। तो ये कार्य की गहनता का भी एक रीज़न है कि हमको उसकी जब डीप नॉलेज नहीं है तो हम कोई कार्य अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ये सारे रीजंस हैं। अगर 1 नंबर का प्रश्न बनता है तो ये 3 लिख दो, और अगर 2 नंबर के प्रश्न बनते हैं तो 5 लिख दो। अब पुरानी आदतों को नई आदत में सीखना, जैसे पुरानी कोई हैबिट है अच्छी नहीं है, हम उसमें कुछ नया ले आकर सीखते हैं तो हमें संघर्ष करना पड़ता है। तो पुरानी आदतों में नई चीज़ें सीखते हैं तो हमें बड़ा आलस आता है, मन नहीं करता है, काम चलाओ काम होता है तो हम सोचते हैं अरे छोड़ो कौन करे, तो उसी पे करते हैं, तो फिर हमारी प्रोग्रेस नहीं हो पाती है, हम वहीं के वहीं रह जाते हैं।
अभ्यास नहीं करते हैं। जैसे मैथ है, मैथ आप जान रहे हैं पेपर भी देना है, बैक लग जाएगी, बोल के रखा है लेकिन फिर भी नहीं करेंगे, और सब्जेक्ट पढ़ने लगेंगे उसको नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपको अभ्यास करना होगा। आप जिस भी चीज़ें प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बार बार अभ्यास नहीं करेंगे, रिविजन नहीं करेंगे, वो चीज़ नहीं होने वाली है। तो एक फिर अधिगम रुक जाएगा। नकारात्मक कारक है, हर समय नेगेटिव थॉट चल रहा है, नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं, तो आपका आपके मन में अगर कोई कार्य करना है और उसको लेकर आपके मन में अरे बेकार है, क्या होगा इससे, हम क्या कर पाएंगे, कहाँ पहुँचेंगे, ये है वो, सारा दिन इश्यूज लेके आप बैठे हुए हो, तो आप कोई कार्य नहीं कर पाओगे, आपके अधिगम ठप हो जाएगा। सीखने की अनुचित विधि नहीं है, सीखने का सही तरीका ही नहीं है। आप कार्य तो लगे हो, लेबर वर्क कर रहे हो, लगे एकदम जुटे जा रहे हो, लेकिन आपके कार्य करने की वो टेक्निक जो है वही नहीं सही है। वही काम अगर टेक्निक से करोगे, अपने दिमाग को खोल करके करोगे, तो जल्दी से भी कर लोगे, मन भी नहीं ऊबेगा और अधिगम में कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तो चाहे कार्य करना हो या पढ़ाई करनी हो, यह हर स्तर पर लागू होता है। छोटे बच्चों में भी देखने को पठार मिलता है, बड़े बड़ों में मिलता है। और क्योंकि और कोई कार्य कोई कर रहा है, बिजनेसमैन है कोई, कुछ कोई कर रहा है, किसी फील्ड में कर रहा है, तो पठार जरूर से जरूर आता है। थकावट भी हो जाती है, मन नहीं रहता है, इच्छा नहीं करती है, माहौल नहीं मिलता है। तो ये सारे भी रीज़न होते हैं अधिगम के पठार के कारण के। आर्थिक फैक्टर भी खराब है, तो उससे भी हमारी पढ़ाई रुक जाती है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो आप वहाँ पर आराम से लिख सकते हैं जब प्रश्न बनेगा। आगे चलते हैं, तो यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, वो है कि इसको दूर करने का कारण, मतलब दूर कैसे कर सकते हो। तो सीखने में प्रेरणा ले आओ। अगर बच्चे को सिखाना है तो उसको मोटिवेट करो, बच्चा सीखने का मन बनाएगा। नवीन प्रणाली का प्रयोग करो, पुरानी पद्धति को हटा के नए तरीके से सिखाओगे तो बच्चा इंटरेस्ट के साथ सीखेगा। कार्य के बीच बीच में रेस्ट ले, थोड़ा रुक रुक के कार्य करो, कोई जल्दी नहीं है कि भाग के नहीं करना है, रुक रुक के करोगे तो साहस भी रहेगा, हिम्मत भी रहेगा, कर ले जाओगे। सीखने में उचित विधि का प्रयोग करो, पुराने तरीके से ना करके नया नया तरीका अपनाओ। बच्चों का उत्साहवर्धन को, बच्चों में जो है मोटिवेशन ले आओ, आप कर लोगे बेटा, यू कैन डू इट, यू कीप इट अप करो। देखो बच्चे करने लगेंगे, मन करेगा, उनको आप थोड़ा उनको प्रेस करो, शाबाश शाबाश, हो जाएगा तो हो जाता है। शिक्षण विधि में परिवर्तन कर दो, पढ़ाने के तरीके में, सिखाने के तरीके में थोड़े से चेंजेस ले आ दो, तो आप उस चीज़ को बहुत बढ़िया सीख जाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे पॉइंट्स हैं। आपको भी प्रश्न बनेगा तो आप भी ऐसे लिख देना, कोई ज़रूरी नहीं कि पूरा डिटेल में लिखना। इतना इनफ है आपको लिखने के लिए, बहुत आसान से प्रश्न था जो मैंने लिया। तो आपका ये जो टॉपिक था आज की इस क्लास में होता है ओवर, और आपका ये जो छोटा सा टॉपिक का सिलेबस था आपका ये भी यहाँ पर ओवर है। कुछ चीज़ें अभी छोटी छोटी और हैं जो वो बताऊंगी। उसके बाद जो अधिगम के बड़े बड़े सिद्धांत हैं, थॉर्नडाइक के, स्किनर के, पावलोव के, ब्रूनर के, वो सब मैं बाद में बताऊंगी। पहले छोटा छोटा सब कवर कर लेते हैं ताकि सिर्फ लास्ट के वही सेक्शन बच जाएंगे करने को। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर आज की क्लास को करते हैं ओवर। मैंने तो आपको हर चीज़ बताने का प्रयास किया, बताया। क्लास कैसी लगी फीडबैक दीजिएगा, समझ में आया नहीं आया ये भी बताइएगा। अगर एक बार में नहीं आता तो 2 बार में देखिए, चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।